गुड इवनिंग एवरीवन, रेक्टा चैनल में सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है वो इंडियन इकोनॉमी की बैलेंस रीजनल ग्रोथ। हम एक ऐसे मुद्दे बात करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे बात करूं फॉरेस्ट है, हिली स्टेशंस हैं, हिली एरियाज हैं, उसके बाद समुद्र के किनारे वाले स्टेट्स हैं, कुछ प्लेन्स हैं, कहीं पर पठार हैं, ठीक है, कहीं पर प्लेटूज हैं, कहीं पर रेगिस्तान है। मींस अगर बात करें तो कहीं फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप के रीजन्स हैं, उनकी ग्रोथ क्या बैलेंस्ड होती है, अनबैलेंस्ड होती है। मतलब कहीं पर तो रॉ मटेरियल्स है, कहीं पर मिनरल्स हैं, कहीं पे मिनरल्स नहीं है। अब उनको बैलेंस करना जरूरी है या नहीं है, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रीजन्स। मतलब ये कहने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, ठीक है, किसी भी इंसान के लिए, कंट्री के ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर एक रीजन में। मतलब कंट्री के हर रीजन में जो नेचुरल रिसोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अब जहां पे फॉरेस्ट है वहां पे फॉरेस्ट वाले नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, जहां पे प्लेन्स है वहां पे नहीं होंगे। जहां पे मिनरल्स आते हैं लाइक झारखंड, वहां पे मिनरल्स ज्यादा है, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे जहां पे मिनरल्स नहीं होंगे। जो समुद्री किनारे वाले एरियाज हैं इनमें मछली ज्यादा उत्पादन होता है, कोकोनट ज्यादा होता है, यूपी में नहीं होता। जो यूपी में होता है वो अलग स्टेट्स में नहीं होता। मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आगे देखते हैं। Since industries are usually attract towards the centers of supply of raw material, lopsided development takes place। मतलब कि जहां पे रॉ मटेरियल है वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं। अब देखो जिस स्टेट में रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए, जैसे मान लो जहां कोयला निकल रहा है, जहां पे आयरन निकल रहा है, जहां पे स्टील निकल रहा है, लाइक जमशेदपुर में बहुत बड़ा सेटअप है इंडस्ट्रीज का। क्यों है? क्योंकि वहां पे जब आप जमीन में खोदोगे तो वहां पे माइंस हैं। माइंस किस लिए हैं? क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल है। अब जहां पे रॉ मटेरियल नहीं, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई। अब जहां पे इंडस्ट्री सेटअप की गई, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है। एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ की ग्रोथ हुई है। और जहां पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई, वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वहां की ग्रोथ नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के रीजन्स हैं जिनकी ग्रोथ है, और कुछ रीजन ऐसे जिनकी ग्रोथ नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। रीजनल इम्बैलेंस implies that there is difference in economic development of different regions। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफरेंट रीजन्स के अलग अलग हैं। मैंने समझा दिया आपको कैसे अलग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सिचुएशन इन विच इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड बैकवर्ड स्टेट्स और रीजन्स कोएक्सिस्ट इन द सेम कंट्री। मतलब ये ऐसी सिचुएशन होती है कि एक कंट्री अगर वो डेवलप्ड भी है तब भी उसमें दो टाइप के रीजन्स हैं। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड है जो इकोनॉमी, और एक ऐसा है जो बैकवर्ड जो मतलब कि बैकवर्ड पुअर है। दो रीजन से, एक तो जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और दूसरा जो बैकवर्ड है, मतलब कि जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग अभी भी पॉवर्टी में है, यहाँ पे लोगों को अभी भी पैसे की जरूरत है, यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जो एरिया जो बैकवर्ड पॉइंट है या जो बैकवर्ड पुअर है वहां पे लोगों की अभी भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। तो हम देखने वाले इसके रीजंस क्या हैं। आई थिंक आपको बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ समझ में आ गया होगा, रीजनल ग्रोथ होती क्या है, और वो बैलेंस्ड नहीं है तो उसको करने के लिए हम उसे कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा जो मुद्दा है वो हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं रीजनल इम्बैलेंस की। हम बात कर रहे हैं इनबैलेंस, किसकी? इनबैलेंस। बैलेंस तो है ही नहीं, बैलेंस होता तो हम बात ही नहीं करते। बात किसी कर रहे हैं इनबैलेंस, मतलब कि दो रीजंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलप नहीं है। कहीं पे रॉ मटेरियल, कहीं पे रॉ मटेरियल नहीं है। कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जहां पे फॉरेस्ट है वहां पे आपने रोड्स नहीं बनवा रखी है, तो वहां पे सप्लाई कैसे होगी आगे से करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं इनबैलेंस किसके बीच में? रीजनल इनबैलेंस। किसका? रीजनल इनबैलेंस की बात करने वाले हैं। तो अब इसके मेजर्स कैसे करते हैं, मतलब कि इसको मापते कैसे, इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस समझ में कैसे आता है कि कौन से रीजन में ज्यादा डेवलपमेंट है और कौन से में कम है। तो पहला पॉइंट है पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है? जैसे हमारा पर कैपिटा जीडीपी होता है, ठीक है, पर कैपिटा नेट प्रोडक्ट होता है, वैसे ही एक नेट स्टेट डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट होता है। सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, तो मैंने क्या कहा? पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे क्या होता है कि स्टेट में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसकी जो जीडीपी है, उसकी जीएनपी है, कितनी है पर स्टेट, तो उसको हम काउंट करते हैं पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये दर्शा देता है कि कौन सा स्टेट
इकोनॉमिक में किसी भी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो ग्रोथ पे होगा और जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो ग्रोथ पे नहीं होगा। तो इससे हम समझ जाते हैं कि इनबैलेंस है कि नहीं है। अगर हम बात करें गोवा और बिहार की, तो गोवा बिहार से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक में, जबकि छोटा है बिहार बड़ा है। अब ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा है, समुद्री किनारा है, और जो लोग क्या बोलते हैं, बाहर के जो लोग हैं फॉरेन, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ घूमने आते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे होटल्स हैं, बहुत टैक्स लगता है। गोवा में आप जानते हो। अब बिहार की बात करें, बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, उसमें शिक्षा भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। जो इसका पार्ट था वो झारखंड ले गया, जो भी उसका खनिज पार्ट था जिसमें माइंस थी और जो मिनरल्स थे वो झारखंड के पास चला गया। तो बिहार में कुछ नहीं, इसलिए बिहार कैसा अनडेवलप्ड है। आगे देखेंगे तो पहला क्या है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दर्शाता है कि कोई भी स्टेट इम्बैलेंस है या नहीं है। दूसरा देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। अब देखो सिंपल है कि जो स्टेट ज्यादा डेवलप्ड होगा वो डेवलप्ड कब होगा? जब उसमें एफडीआई आएगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर स्टेट डेवलप्ड है, उसके पास रॉ मटेरियल्स है, तो बाहर के लोग वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे। अब जैसे मान लो कि बहुत सारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा चलता है, लाइक मुंबई या दिल्ली, तो बाहर के लोग क्या करते हैं, अपना सेटअप करते हैं आके, लाइक वीवो, ओप्पो, ये सब नोएडा में जो कंपनियां स्टेबलाइज्ड है, कहाँ की है? चाइना की है। ठीक है, अब चाइना की कंपनियां वहां पे क्यों है? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोग वहां पर आते हैं, इजिली उनको लेबर फोर्स मिल जाता है। तो मैंने क्या कहा, जो स्टेट ज्यादा डेवलप्ड होगा, ऐसी प्लेस ज्यादा डेवलप्ड होगी, वहां पे जो बाहर के लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, उस स्टेट में आएगा, तो जरूर ग्रोथ करेगा। तो दूसरा पॉइंट है एफडीआई से पता चलता है कि किस स्टेट में या किस प्लेस पे कितना एफडीआई आ रहा है, मतलब कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जिसमें ज्यादा आ रहा होगा वो डेवलप्ड है, जिसमें कम आ रहा होगा वो बैकवर्ड है। तीसरा पॉइंट देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। किस स्टेट की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मतलब कौन सा स्टेट एग्रीकल्चर में ज्यादा योगदान दे रहा है, किस स्टेट के ग्रेन्स, किस स्टेट का जो मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो ज्यादा है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है, वो स्टेट क्या है? डेवलप्ड है, और जिसमें नहीं है वो नहीं है। अब ऐसा क्यों? लाइक हम बात करें पंजाब की, पंजाब में इजिली पानी मिल जाता है इरिगेशन के लिए, क्योंकि 5 नदियां हैं, तो वहां पे जो एग्रीकल्चर है बहुत ही अच्छा होता है। और आप जानते हो कि पंजाब एक डेवलप्ड स्टेट है। वही बात करूं मैं ऐसे स्टेट की जहां पर एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता, तो वहां पे इतना एग्रीकल्चर का जो मतलब जो आउटपुट है वो उतना नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में डेवलप्ड नहीं है। तो हमने देख लिए ये 3 पॉइंट। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट। जिस स्टेट की फैक्ट्रीज डेवलप्ड होगी वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो स्टेट भी डेवलप करेगा। और ऐसी सिचुएशन में पता चल जाता है कि कौन सा स्टेट डेवलप्ड है और कौन सा अनडेवलप्ड है। तो हम पता कर सकते हैं इम्बैलेंस दो स्टेट के बीच में। ठीक है, तो फैक्ट्री और एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत अहम रोल निभाते हैं किसमें? पता करने में कि कौन सा स्टेट इम्बैलेंस है। अगला देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, मैंने क्या कहा? इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी। अब ये क्या है इसको समझते हैं। अब देखो सिंपल सा इनइक्वालिटी मींस होता है असमानता। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने समझा था जिसमें रोडवेज आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, लाइक हेल्थ आती है, एजुकेशन आती है। तो अब यहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। जिस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की कमी होगी, रोड्स की कमी होगी, टेलीकम्युनिकेशन की कमी होगी, जब इन 3 चीज की कमी होगी तो स्टेट डेवलप कैसे करेगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी तो इंडस्ट्रीज नहीं होगी, रोड की कमी होगी तो डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगी, और टेलीकम्युनिकेशन की कमी होगी तो लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे? लोग जानेंगे कैसे कि इस स्टेट में ये चीज बनती है, हमें खरीदनी चाहिए। तो जब जिसका ये सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो स्टेट डेवलप्ड नहीं करेगा, और वहां पे हमें प्रॉब्लम दिखती है कौन सी? इम्बैलेंस वाली। आगे बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स हमने देखे थे कि किसी भी इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है कैसे? एजुकेशन से, हेल्थ से, क्लोथिंग से, हाउसिंग से और सैनिटेशन से, जो हमने पॉइंट पहले देखे थे। अगर इनका डेवलपमेंट है, अगर उनके पास प्रॉपर हाउसिंग है, प्रॉपर क्लोथ्स है, एक जॉब है और अच्छी खासी हेल्थ है, हॉस्पिटल्स है, तब तो वो स्टेट डेवलप्ड है। अगर नहीं है तो वो डेवलप्ड नहीं है। तो ये सारे आपके मेजरमेंट थे किसके? रीजनल इम्बैलेंस के, कि किन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट में अभी भी डेवलपमेंट जरूरी है, वो बहुत ही पुअर है, या उसके लोग अभी भी जो सुविधाएं हर एक स्टेट को मिल रही है उस स्टेट को नहीं मिल पा रही हैं। इसको मापने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स थे, मेजरमेंट थे, जो मैंने अभी आपको बताए थे।
आगे जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है नीड ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। मैंने क्या कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीड ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। हम बात कर रहे हैं कि रीजनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है? देखो सिंपल सा है कि जब तक जरूरत नहीं तब तक हम कोई मुद्दा उठाते नहीं है। अगर रीजनल डेवलपमेंट जरूरी है तो इसकी जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है? अब देखो सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस डेवलपमेंट क्या होता है। अब नीड आप अपने आप खुद बता सकते हो कि इसकी नीड क्या होगी। जब तक आपको पता है कि कंट्री की ग्रोथ क्या होती है, पूरी कंट्री की ग्रोथ चाहिए। अब एक स्टेट आप पीछे छोड़ रहे हो, एक को लेके चल रहे हो ऊपर, तो वही बात होगी इनइक्वालिटी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप रिच को रिच करते जा रहे हो, पुअर को पुअर करते जा रहे हो, कंट्री ग्रोथ नहीं होगी। कंट्री ग्रोथ मतलब कि उसमें रहने वाला पर कैपिटा, पर हेड की ग्रोथ होनी चाहिए, हर इंसान की ग्रोथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे जरूरी इसलिए है कि जो रीजन अनडेवलप्ड है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूट करता है और वो भी देश का हिस्सा है। जब वो डेवलप नहीं है तो वो देश की कमी है, देश का ही वो एक पार्ट है, तो उसे डेवलप करना भी जरूरी है। तो पहला इसका पॉइंट है वो है रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। और आगे है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है उसको समझते हैं। रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब कि इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको रिड्यूस करना है। मतलब कि सिंपल है कि आप इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ रीजन्स को ज्यादा दे रहे हो, कुछ रीजन्स को कम दे रहे हो। जैसे वो बनता है हमारा जो सरकार बजट बनाती है, उसमें क्या करती है, किसी स्टेट को ज्यादा प्रोवाइड करती है जिसके ज्यादा उस सरकार में सीट्स हैं या फिर उस स्टेट से वो जीती है, तो उसको क्या करती है, ज्यादा उसमें बजट में पैसा दे देती है कि हम इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और कुछ स्टेट्स को कम देती है जहां पे वो नहीं जीतती। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिसको कम दिया है वो पहले से पुअर था, उसे आप और पैसा कम दे रहे हो और पुअर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर रीजन में इक्वल होना चाहिए। अब देखो आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि हर रीजन को बराबर कर दो, कि हर एक जो कंट्री का रीजन है उसे हम बराबर लेके चलेंगे, बैलेंस लेके चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। अगर कोई कंपनी या कोई मतलब कोई स्टेट या कोई कम्युनिटी अगर इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटी मतलब कमी पा रही है, तो उसको रिड्यूस करना है। हमें क्या करना है, उसको भी थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है उस स्टेट में भी हो सके। इस पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन बैकवर्ड एरियाज एंड इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मतलब कि जो पॉवर्टी है, बैकवर्ड एरियाज में जो पॉवर्टी है उसको रिमूव करना है, ठीक है, जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो सके, ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूं उसको मैं, क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इन बैकवर्ड एरियाज एंड इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। मतलब कि बैकवर्ड एरिया से पॉवर्टी को हटाना है जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो सके। तो इससे भी क्या होगा, जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है वो इसकी नीड है। अब देखो क्या है, जो कुछ रीजन जो पॉवर्टी में है वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे 1-1 लाख रुपए की चाय पी रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की चाय पी रहे हैं। अब जो भूखे मर रहे हैं उनको जीने का हक नहीं है क्या? उनको भी जीने का हक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों से पैसा लेके इनको दे देंगे, तो ये जो भूखे मर रहे हैं उनको पैसा मतलब खाने को मिल जाएगा। तो वही बात है कि जब पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है जिससे कि लिविंग स्टैंडर्ड उन लोगों का जो बैकवर्ड प्लेसेस हैं, जो बैकवर्ड पॉइंट्स हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो सके। दो पॉइंट हमने देख लिए। थर्ड नीड की बात करते हैं। नीड क्या है, प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन एन इक्विटेबल बेसिस। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इक्विटेबल बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह इंडस्ट्री सेटअप कर दी, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब उस एरिया के लोग तो एम्प्लॉयड हो गए, और एक ऐसा एरिया जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, आप वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बेचारे वो अपना गुजारा करके वैसे ही काम चला रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, सीजनल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। जब उनको काम मिल जाता तो अच्छी बात है, काम नहीं मिलता तो वो बेचारे भूखे रहते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हर एक एरिया को इक्वल देनी है, ये नीड है किसकी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम
बैलेंस रीजन डेवलपमेंट कर लेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। मैंने कल बताया था कि इंडिया बहुत ही रिच कंट्री है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे रिच कंट्री की तो इंडिया है, लेकिन इंडियन रिच नहीं है। सर आप इससे क्या कहना चाहते हो? इंडिया में तो इंडियन रहते हैं। देखो इंडिया बहुत ही रिच है, किस में? रॉ मटेरियल में, किस में? नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करना नहीं आता किसको? इंडियन को, कि उसको अच्छे से यूटिलाइज करना कैसे है। तो वही है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? इक्वल बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कोई बर्बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है कंट्रोल ओवर द स्लम। जो स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी वाली एरिया है, आपने देखा होगा मुंबई के साइड में आती है, दिल्ली के साइड में भी होती है, तो उसको कंट्रोल करना है, उन लोगों को हाउस बना के देना है, उनका डेवलपमेंट करना है। उसके बाद ओवर क्राउडिंग, कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उस एरियाज में क्या करना है? हमें थोड़ा सा उनको साइड में हटा के उनके लिए हाउसिंग करनी है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत सारी डिसीजेस को जन्म देती है। तो ओवर क्राउडिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको भी हटाना है। ओवर क्राउडिंग होगी तो लोगों में आपस में नफरत फैलेगी और वहां पे फाइट्स होंगी, क्राइम्स होंगे, तो इस पे भी ध्यान देना है। और तीसरा पॉइंट है हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारी जगह क्या है कि स्लम और ओवर क्राउडिंग की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, कि बहुत सारी बीमारियां वहां पे उपजती हैं, लोग वहां पे मरते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से एरिया में कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। तो ये सारी नीड थी किसकी? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की, जो मैंने अभी आपको समझाया। आई थिंक आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें वही लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनल ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो भी पढ़ रहे हो इंडियन इकोनॉमी में, ये हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए एज अ इंडियन कि आपके इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हो, और गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या कर रही है। अगला पॉइंट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बैलेंस। हम देखने वाले हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रीजनल इम्बैलेंस के लिए। मैंने क्या कहा? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है, फॉर रीजनल इम्बैलेंस। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रीजनल इम्बैलेंस के लिए। अगर रीजनल इम्बैलेंस है तो उसमें कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि किन फैक्टर्स की वजह से रीजनल इम्बैलेंस देखा जाता है। अगर वो फैक्टर्स नहीं होते तो क्या रीजनल इम्बैलेंस नहीं होता, इसको हम देखने वाले हैं। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है जियोग्राफिकल फैक्टर। जब भी हम रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो इस फैक्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हम समझेंगे क्यों। अब देखो जियोग्राफी मतलब क्या होता है कि लैंड एरिया या फिर जो भी रीजन है वो। अब देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे हिमालयाज है, बहुत सारी जगह पे माउंटेन्स है, बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट है, कुछ जगह पे रिवर्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे आपका रेगिस्तान है, तो कहीं पर आपके सी सोर्स है मतलब समुद्री किनारा है, कहीं पे आपके प्लेट्यूज हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी कंट्रीज में बहुत सारी जगह है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रीजन्स हैं। अब इनमें क्या होता है, जैसे मैं बात करूं माउंटेन्स की, आपसे बोलूं क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी है, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है कि माउंटेन्स में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रोड्स माउंटेन को काट के बनाई जाती हैं। जब रोड माउंटेन्स को काट के बनाई जा रही है तो कितना हार्ड होता होगा बनाना, ठीक है। उसमें आप चाहो कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर ले तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जगह है जहाँ पे माउंटेन्स में ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है, मतलब कि रेलवेज अवेलेबल नहीं है, तो वहां भी ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इजी नहीं है, क्योंकि जो रेलवेज है बहुत मतलब चीप है किसी भी सामान को ले जाने के लिए। अब वहां पर रेलवेज नहीं है तो वहां पे रॉ मटेरियल नहीं आ सकता, वहां का रॉ मटेरियल किसी और कंट्री में नहीं जा सकता, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो क्या यहाँ की ग्रोथ होगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। वही बात करूं मैं प्लेन्स की, प्लेन्स में आपको रेलवेज मिल जाएगा, रोडवेज मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगा, तो यहाँ पे ग्रोथ होना संभव है, हाँ जी है संभव। वही बात करूं मैं ऐसी स्टेट जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है, लाइक पंजाब, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, आप बोलोगे सर है, जब वाटर है तो ग्रोथ है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सी सोर्स है, ठीक है, वहां पे आपको कोकोनट देखने को मिल जाएगा, फिशरीज देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ की ग्रोथ संभव है, आप बोलोगे सर है। मतलब कि सिंपल कहना चाहता हूँ कि अगर एक राजस्थान में रेगिस्तान है, क्या वहां पे आप इरिगेशन कर लोगे, नहीं। आप जिद पे आगे कि हम तो रेगिस्तान में जाके फसल उगाएंगे, आप लेके चले गए अपना वो फावड़ा और पानी लेके चले गए, वहां पे उगा रहे हो, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन वहां पे फसल नहीं उगेगी, क्योंकि वहां पे जो एरिया है, जो रीजन है, वो सपोर्ट नहीं करता किसको, इरिगेशन को। तो जियोग्राफी
जियोग्राफिकल फैक्टर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, रीजनल इम्बैलेंस में। ठीक है, आई थिंक आपको जियोग्राफिकल फैक्टर समझ में आ गया होगा। अगला फैक्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है मैन मेड या हिस्टोरिकल फैक्टर। मैन मेड या हिस्टोरिकल फैक्टर, ये नेचुरल फैक्टर का भगवान ने दिया है वैसा हमें मानना पड़ेगा जियोग्राफिकल फैक्टर कि जहां भगवान ने माउंटेन दे दिए भगवान की देन है। अगला देखते हैं मैन मेड, मतलब कि इसको इंसान ने बनाया है या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर। अब ये क्या है इसकी पहले बात कर चुका हूं मैं, इनइक्वालिटी में पहले ये टॉपिक आया था, रीजनल इम्बैलेंस। मैंने बताया था कि मैन मेड और हिस्टोरिकल फैक्टर कैसे मतलब दूसरे जो रीजन है उनमें प्रभाव करते हैं। अब फिर समझते हैं मैन मेड मतलब मैन के द्वारा बनाया हुआ, हिस्टोरिकल मतलब कि जो हमारा पास्ट है उसमें। अगर मैं बात करूं कि पहले जो बिजनेस हुआ करता था वो कौन कौन से स्टेट में हुआ करता था, आप बोलोगे सर बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, और उसके बाद अहमदाबाद। अब जो ब्रिटिश रूल्स था, ब्रिटिश के टाइम में बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, इन एरियाज में ज्यादा बिजनेस हुआ करता था। मतलब लोग यहाँ पे आके अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया करते थे। जब यहाँ पे ज्यादा बिजनेस हुआ करता था, डेवलप कौन होंगे, यही होंगे। अब हिस्ट्री में मतलब पास्ट में ये सारे स्टेट्स, ये सारे रीजन्स कैसे थे, डेवलप्ड थे। जब ये डेवलप्ड थे पहले से, तो क्या अभी डेवलप नहीं होंगे, आप बोलोगे सर होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा बिजनेस का हब था। अगर हम बात करें बिजनेस का, तो यहाँ पे हब था, व्यापारी लोग यहीं पे आया करते थे, बॉम्बे में अपना सामान लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। और आपका एक गोवा है, गोवा में हुआ करता था। तो अभी भी ये डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं जो मैन मेड है, मतलब लोगों ने किसी भी एक रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी, उसको बना दिया क्या, बिजनेस का हब, कि आपको ऐसा सामान लाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि समुद्री किनारा है। ठीक है, समुद्र से पहले सामान ढोया जाता था, आज भी किया जाता है शिप्स के द्वारा। तो यहाँ पे इजीली क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया आफ्टर ब्रिटिश रूल भी, क्योंकि यहाँ पहले से ही हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं, रेलवेज बने हुए हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत इजी क्या हो गया कि आप बिजनेस को यहाँ से सेटअप कर सकते हो। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो हिस्टोरिकल फैक्टर ने भी क्या किया कि बहुत सारी जगह में इंबैलेंस देखने को मिला। जो स्टेट पहले जहां पर ब्रिटिश रूल में बिजनेस नहीं हुआ करता था, वहां पे आज भी नहीं हो रहा है, और जहां पहले हुआ करता था वहां आज हो रहा है। अगर आप बात करोगे कि देश के सबसे जो रिचेस्ट सिटीज है वो कौन कौन से, आपके नाम पे आएगा बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद, वही सब आ रहे, दिल्ली, क्योंकि उनमें पहले हिस्ट्री में पास्ट में वहां बिजनेस हो चुका है, वहां पे बिजनेस होता रहा है, वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, सभी तो डेवलप्ड हैं। इसलिए हम बोलते हैं दूसरा फैक्टर क्या है, मैन मेड या हिस्टोरिकल फैक्टर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड फैक्टर है सोशल फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या है, सोशल, मतलब कि सोसाइटी की वजह से कैसे रीजनल इंबैलेंस होता है, या लोगों की सोच की वजह से जो सोशल फैक्टर उसको समझते हैं, इसको समझते हैं। इसके कुछ पॉइंट लिख के लाए क्योंकि आपको हार्ड पड़ता है इसको समझना, इसलिए। तो इसमें पहला है इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब कि इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों को साक्षरता नहीं है ज्यादा, मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं है, और एजुकेशन की भी कमी है। उसके बाद इन द लेस डेवलप्ड रीजन, जब इलिटरेसी है और लैक ऑफ एजुकेशन है तो रीजन कैसा होगा, लेस डेवलप्ड होगा। सिंपल सी बात है, जब एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, लोगों में ज्ञान नहीं है, तो रीजन डेवलप कैसे होगा। जब ज्ञान नहीं है तो फिर उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो ग्रोथ कैसे होगी। तो कैसा है, लेस डेवलप्ड है, उसमें क्या होगा, हैज हाई ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब देखो क्या है कि इलिटरेसी और लैक ऑफ एजुकेशन वाले कैसे होते हैं, लैक डेवलप्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई ग्रो पॉपुलेशन होती है। लोगों को यही नहीं पता है कि ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने से उनको प्रॉब्लम्स होने वाली है। अगर मैं बात करूं पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि एक किसान फैमिली क्या सोचती थी कि मेरे जितने बेटे हो जाए हमें उतना फायदा है, क्योंकि हमें खेती करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा बेटे उतना पैसा आएगा। लेकिन ये सच नहीं है, जितने ज्यादा बेटे उतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उतना आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जितनी पॉपुलेशन ग्रो होगी उतना आपको लॉस है, न कि प्रॉफिट है। तो जहां पे इलिटरेसी है, जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, वहां पे क्या सोचते हैं कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ा लो उतना प्रॉफिट है, इसलिए वो क्या है, लेस डेवलप्ड है। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सोशल फैक्टर का। दूसरे पॉइंट की बात करें तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड सोशल सर्विसेज, मतलब कुछ सोशल सर्विसेज होती है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज, इनकी लैक ऑफ है, मतलब कि इनकी कमी है। किसकी कमी है, सोशल सर्विसेज की, इसलिए वो रीजंस डेवलप्ड नहीं है। आगे बात करते हैं
तो आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द रीजन हैविंग अ पीसफुल सोसाइटी इज मोर डेवलप्ड। देखो बहुत बड़ी बात कही है कि जहां पर पीसफुल सोसाइटी है, जहां पे लोग पीसफुली रहते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं। अब देखो सिंपल है, पीसफुल कहां रहेंगे? जिनके पास पैसा है, जिनके पास हर चीज है, वही तो पीसफुल रहेंगे। जब सोसाइटी पीसफुल है तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, ना कि दुनियादारी से। जो लेस डेवलप्ड है उसमें क्या होता है कि भाई तू आगे मत बढ़, अगर मैं गरीब हूं, मैं गड्ढे में, तू भी गड्ढे में आ जा। ऐसी सोच रखने वाले कभी डेवलप हो ही नहीं सकते। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरा कैसे बर्बाद हो, और जहां पे पीसफुल सोसाइटी होती है वो क्या सोचते हैं कि हम आबाद कैसे हो, दूसरा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो जब तक सोच और सोसाइटी पीसफुल नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट होगा नहीं। और यही बहुत सारे रीजंस का अनडेवलप होने का रीजन भी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। हमने सोशल फैक्टर देख लिया, इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं कि इकोनॉमिक मतलब पैसे की वजह से, या फिर जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी वजह से कैसे जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रीजनल इंबैलेंस के लिए। तो फोर्थ हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें पॉइंट को समझते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पुअर स्टेट। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम पुअर स्टेट में ज्यादा नहीं है। अब देखो सिंपल है, जो पुअर स्टेट है, ठीक है, वहां से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जो एफडीआई है वो भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बड़े बड़े बिजनेसमैन वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब वो किसी भी स्टेट में लोग पुअर है तो वहां से उन्हें क्या मिलने वाला है? तो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ट्रांसपोर्ट क्यों बनेगा? ट्रांसपोर्ट इसलिए बनता है कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या है, जो स्टेट है पुअर स्टेट वो और भी पुअर होते जा रहे हैं। अगर आप पुअर स्टेट में इंडस्ट्रीज ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट होगा, लेकिन लोग सोचते नहीं है क्योंकि उनको पता है इस एरिया में लोगों की थिंकिंग अच्छी नहीं है, इस एरिया में लोग पढ़े लिखे नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर फोर्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए लोग नोएडा और दिल्ली में जाके इंडस्ट्रीज खोलते हैं। दूसरा पॉइंट है लेस डेवलप मार्केट। जहां पे मार्केट लेस डेवलप्ड है, मतलब कि वहां पे मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहां पे बड़े बड़े मार्केट्स नहीं है, लोग बाहर से बिजनेस करने नहीं आते, वहां से सामान लेने नहीं आते, तो वो एरिया भी कैसा होगा? लेस डेवलप्ड होगा। इसलिए हमें देखने को मिलता है क्या? रीजनल इंबैलेंस। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई अमंग स्टेट। पावर सप्लाई मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी सप्लाई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। जब तक पावर नहीं है तब तक हम मशीनरी नहीं चला सकते, और मशीनरी नहीं चलेगी तो हम प्रोडक्शन कहां से करेंगे? जहां पे पावर सप्लाई बहुत ही मुश्किल है वो स्टेट डेवलप्ड नहीं हो पाते। ठीक है, तो पावर सप्लाई भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसके लिए? रीजनल इंबैलेंस के लिए। तो ये हमारे हो गए इकोनॉमिक फैक्टर। और इसके बाद जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर, मतलब कि नेता नगरी कैसे इसमें अपना हाथ बटाती है किसी भी स्टेट को या किसी भी रीजन को इम्बैलेंस करने के लिए या पुअर करने के लिए। पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है। एक कहावत है कि बाप को बेटा और देश को नेता बर्बाद करते हैं। ठीक है, बाप को बेटा और देश को नेता बर्बाद करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल फैक्टर की, जिसमें नेता आते हैं। तो पहला पॉइंट है फॉल्टी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज तो बनाई, रणनीति बनाई, लेकिन कैसी होगी? फॉल्टी हो गई, मतलब उसमें फॉल्ट थे, कमियां थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब किसी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए आपने रणनीतियां बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने वो किया, लेकिन वो कैसी थी? फॉल्टी थी, काम नहीं किया, आपने वहीं पे काम छोड़ दिया, सरकार दूसरे की बन गई, अब आपका काम पड़ा हुआ है, तो कहां से डेवलपमेंट होगा? तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट है सम रीजनल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी मोर इफेक्टिवली। कुछ रीजनल गवर्नमेंट होते हैं जो कि स्ट्रेटजीज को मोर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं, और कुछ रीजनल गवर्नमेंट क्या करती हैं? सिर्फ दिखावा करती हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारी गवर्नमेंट है जो अपनी सरकार लाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं इतने रोजगार दूंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन वहीं पे कुछ रीजन की गवर्नमेंट है जो सीरियसली लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। लाइक दिल्ली में देख लो, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने किया है, इसलिए दिल्ली आज डेवलप्ड है। ठीक है, डेवलप पहले भी था लेकिन अब ज्यादा है, एजुकेशन उसमें बढ़ गया है, लोग आराम से एजुकेशन पा सकते हैं। बाहर के स्टेट के लोग वहां पे एजुकेशन लेने आते हैं, किसमें? सरकारी स्कूल में। वहीं पे उनके यहाँ पे भी सरकारी स्कूल वहां पे नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वहां पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वादे किए हैं। तो इसमें क्या है कि रीजनल गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिसीज, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो डेवलपमेंट है, अगर नहीं किया तो नहीं है। कौन सा फैक्टर है?
पॉलिटिकल फैक्टर है। तीसरा पॉइंट है अनस्टेबल गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनस्टेबल गवर्नमेंट। मतलब कि अब देखो सिंपल है कि एक स्टेट जहां पे 20-25 साल से एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो काम छूटे हुए उनको पूरा करेगी। अब क्या होता है कि 5 साल में लास्ट 4 साल बीत गई, तब गवर्नमेंट को ध्यान आ रहा है कि मुझे कुछ करना है क्योंकि वोट चाहिए, उन्होंने काम करना शुरू किया। अब वादा कर दिया कि अगर मेरी गवर्नमेंट फिर बनती है तो मैं इस काम को पूरा कराऊंगा, अगर नहीं बनती है तो वो काम छूट गया, ठीक है। अब दूसरी गवर्नमेंट उसको टेक ओवर नहीं करती तो ये काम पूरा नहीं हुआ। फिर इस गवर्नमेंट ने वादा किया कुछ, लास्ट में वही चीज आ गई कि अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है तो मैं कराऊंगा, अगर नहीं बनती तो नहीं कराऊंगा, तो ये भी छूट गई, ठीक है। तो ऐसे जहां पे स्टेबिलिटी नहीं रहती गवर्नमेंट में वहां पे डेवलपमेंट नहीं होता। और यूपी का अगर डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल फैक्टर की। पॉलिटिकल फैक्टर की बात चल रही थी, मैंने बताया था कि इसमें कैसे कैसे पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं कि किसी भी रीजन्स को इम्बैलेंस करने के लिए तो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके रीजनल डेवलपमेंट के लिए, तो हमने बोला था कि पॉलिटिकल फैक्टर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो उसमें बात कर रहा था कि यूपी का एग्जांपल दे रहा था कि यूपी में अगर डेवलपमेंट नहीं है तो रीजन क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। मतलब कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब उससे फर्क कैसे पड़ता है, मैंने बताया था कि 5 साल में चौथी साल पे जब लास्ट ईयर आने वाली है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो कुछ काम कर देते हैं, जनता का कुछ भला कर देते हैं। तो 4 साल में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कोई चीज बनवानी शुरू की। अब लास्ट में आके जब वोटिंग स्टार्ट हुई तो उनका वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब उन्होंने बोला जो जनता थी उनसे कि अगर आप मुझे वोट देते हो तो मैं इस काम को आगे कराऊंगा, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इस काम को पूरा कराऊंगा। अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो वो काम छूट गया। फिर दूसरी गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए, उसने भी सेम किया। जब तक गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। और यूपी अगर डेवलप नहीं है तो उसका रीजन यही है, आप जानते हो कि नेचुरल रिसोर्स कितना है, वहां की जमीन प्लेन है, कितनी फर्टाइल है आपको पता है, इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक रॉ मटेरियल उपलब्ध है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हर चीज होने के बाद अगर डेवलपमेंट नहीं है यूपी में तो क्या है उसका वजह है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट वहां पे स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पॉलिटिकल फैक्टर। आगे हम बात करते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गया। इसके बाद लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है लोकेशनल एडवांटेजेस। आपने कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है, तो ये वही कहावत है। अब देखो इसमें क्या है कि गेहूं क्या है, इसमें गेहूं हो गए आपके लाइक सिटीज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं इनके आसपास की जो लोकेशन है वो भी कैसी होगी, डेवलप होगी। अगर बात करूं मैं दिल्ली की, दिल्ली के आसपास आपका आता है नोएडा, इस तरफ आपका आता है गाजियाबाद, एक तरफ आता है गुरुग्राम, जो ये पास की सिटीज है लाइक नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद, ये डेवलप है कि नहीं, आप लोग से डेवलप है। अगर डेवलप है रीजन क्या है, रीजन है गेहूं जो कि दिल्ली है। जब दिल्ली डेवलप्ड है तो उसके आसपास की जो लोकेशन है वो भी डेवलप होंगी। अब क्यों होंगी, लोग दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करने आए, यहाँ पे उनको जगह नहीं मिल रही है, लैंड नहीं मिल रही इससे फैक्ट्री खोल सके, उन्होंने क्या किया, इनके आसपास के जो एरियाज थे वहां पे सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। उनको पता है कि जो दिल्ली के 10-15 किलोमीटर के एरियाज में जो एरिया है, जो लोकेशन है 10-15 किलोमीटर में फर्क नहीं पड़ता, हमें अगर यहाँ पे लैंड या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो रही है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि दिल्ली के साथ साथ लोकेशनल एडवांटेजेस मिले हैं जो वहां की रीजन्स थे जो उसके आसपास थे। वैसे ही कोलकाता के पास में रीजन्स है उनमें भी वही सेम होगा, मुंबई के आसपास वाले रीजन्स लाइक थाने, कल्याण, उनमें भी वही सेम होगा। तो सिंपल सा है कि जो लोकेशनल एडवांटेजेस है उनमें भी रीजनल डेवलपमेंट के लिए फायदा होता है, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिसी के लिए, मतलब कि रीजनल इम्बैलेंस को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, समाप्त करने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि रीजनल इम्बैलेंस ना रहे और लोगों को एक जैसा रॉ मटेरियल मिले, एक जैसी सुविधाएं मिले, हर जगह हमें डेवलपमेंट देखने को मिले। तो क्या है कि पॉलिसीज देखेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज पर गवर्नमेंट ने वर्क किया, किसके लिए, रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के, रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। तो हम बात करने वाले पॉलिसीज का, कैसे पॉलिसीज रीजनल इम्बैलेंस के लिए रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी पे बात करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भी किसी भी डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगर आपको किसी रीजन को क्या करना है, डेवलप करना है, इम्बैलेंस उसका रिड्यूस करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन
पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपकी रोड अच्छी नहीं है, ठीक है, तो लोग आपके यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे, उनको इंडस्ट्री सेटअप करने से क्या फायदा जब रोडवेज नहीं है, रोड नहीं है, तो पहले आपको ट्रांसपोर्टेशन पर वर्क करना पड़ेगा। दूसरा है कम्युनिकेशन, जब तक वो बता नहीं सकते कि हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है इंडस्ट्री सेटअप का। कोई पागल आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं है। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चलती किससे है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलता है, मशीन चलती है, और मशीन क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। जब मशीन ही वर्क नहीं करेंगी प्रोडक्शन कैसे होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगला है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट, कि कैसे सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट करता है किसके लिए, रीजनल इंबैलेंस के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट है एजुकेशन, मतलब कि जहां पे जो रीजन डेवलप्ड नहीं है वहां के लोगों को एजुकेट करके हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में डेवलपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वहां के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे तो उनको क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो रीजन का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर होगा। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि अगर एजुकेशन से भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपने उन्हें गुड क्वालिटी की एजुकेशन दी लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट करो। किसी वर्क को लेकर आप उनको क्या करो, स्किल प्रोवाइड कराओ कि इस वर्क को कैसे किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट कराओ तो वहां का डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट है वाटर सप्लाई। जब तक वाटर सप्लाई नहीं है, पीने का पानी हो चाहे पानी इरिगेशन के लिए हो। अब बात करूं मैं पंजाब या यूपी की, इतने ज्यादा प्रोडक्शन क्यों करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, लोग आराम से उन्हें वाटर मिल जाता है। वहीं पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं है, उसका रीजन क्या है, इरिगेशन। तो आप क्या करो, डैम्स बनवाओ, डैम्स बनवाओगे तो इरिगेशन भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। तो ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को उठाने पड़ेंगे किसी रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए। अगला है फूड। अब देखो सिंपल है कि अगर खाना अच्छा नहीं है तो हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो वहां के लोग वर्क नहीं कर पाएंगे, और वर्क नहीं कर पाएंगे तो डेवलपमेंट होगा कैसे, तो हमें फूड पे भी ध्यान देना है। तो ये हमारे हो गए सोशल डेवलपमेंट। अब इसके और दो पॉइंट है, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जिसका भी डेवलपमेंट नहीं है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कराओ, इंडस्ट्री सेटअप कराओ। इंडस्ट्री सेटअप कराओगे इन्वेस्टमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, वहां के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा। तो इंडस्ट्रीज को सेटअप कराना, लोगों को मोटिवेट करना कि इंडस्ट्री सेटअप कराएं, बहुत ही जरूरी है। आगे जो पॉइंट है वो है गुड गवर्नेंस। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए इंडिया में तो वो है गुड गवर्नेंस, मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज तो लागू करती है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करती। मतलब कि पैसा लगा दिया कि मैं इतना काम कराऊंगा, उसको खराब करा दिया, जेब में पैसा भर लिया आपने, अपनी पॉकेट ज्यादा मोटी कर रहे हैं लेकिन लोगों की जो अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा रहे। तो जब तक गुड गवर्नेंस नहीं है तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने भी लिए हैं कि जो लोग ऐसी सुविधाएं नहीं पा रहे उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए या फिर कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। तो हम बात करने वाले हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला इसमें स्टेप है स्पेशल पैकेजेस फॉर बैकवर्ड स्टेट। मतलब कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं या बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज दो। जब भी आप बजट बनाते हो तो जो रिच स्टेट्स हैं उन पे इतना फोकस ना करके आप क्या करो, जो बैकवर्ड स्टेट हैं जिन्हें जरूरत है, जिन्हें सच में जरूरत है। अब एक इंसान 1 लाख रुपए की चाय पी रहा है, आप उसे पैसे देते जा रहे हो, और एक इंसान जिसके पास 5 रुपए भी नहीं है, तो फिर सिंपल सा है कि इसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, आप इसकी बजाय किसको दो, क्योंकि इसको नीड है। तो ऐसे स्टेट जो बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल पैकेजेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं, उनको दिए हैं। दूसरा पॉइंट है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टेबलाइज कराए हैं जिससे कि एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। जो कौन से एरियाज हैं, लाइक जहां पे पॉवर्टी है, स्लम एरिया, उनका डेवलपमेंट हो सके। तीसरा पॉइंट है
इंसेंटिव्स फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना जरूरी क्यों है? अब देखो सिंपल सा है कि जब लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज का सेटअप कराएंगे, आईटी कंपनीज खोलेंगे, अपनी यहाँ पे ब्रांचेस बनाएंगे। जब ये सारा स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब ये सब हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा, उस एरिया की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे सर होगी। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कि अब सिंपल सा है कि बिहार स्टेट में इतना डेवलपमेंट नहीं है, अगर आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनवानी है तो आप क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर को आप कैसे ला सकते हो? उनको लालच देके, लालच किसका? कि अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो हम आपको टैक्स में क्या देंगे? कंसेशन देंगे, आपसे टैक्स ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो लोग क्या सोचेंगे, वाओ यहाँ पे टैक्स कम लग रहा है, तो चलो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करने के लिए हमें इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, जैसे कि टैक्स रिडक्शन, या फिर किसी स्पेशल ओकेशंस पे आप क्या करो? उस स्टेट में जो भी इंडस्ट्रीज ओपन है उनमें टैक्स थोड़ा रिड्यूस करो, या फिर उनको अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स दो। अब देखो ये बहुत ही अहम मुद्दा था आपके लिए एक समझने के लिए कि बहुत सारे स्टेट हैं जो डेवलप्ड है, बहुत सारे स्टेट है जो डेवलप्ड नहीं है। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान, आपको लगता होगा कि यार मैं यूपी में रहता हूँ, ये डेवलप्ड क्यों नहीं है? इतना बड़ा है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी चीजें हैं, फिर भी डेवलप नहीं है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन आपने देख लिया कि गवर्नेंस स्टेबल नहीं है। आपके सामने हर एक रीजन था, तो ये सारे पॉइंट्स थे बैलेंस रीजन ग्रोथ यूनिट 10 के। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने अंदर नॉलेज लाने के लिए, अपना एक अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए मत पढ़ो, अगर आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको अच्छा करने के लिए, निखार लाने के लिए पढ़ोगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा, आपके अंदर भी डेवलपमेंट होगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। अगर पसंद आता है मेरा टीचिंग तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।